गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में क्या खास वोकैबुलरी है उसे हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आज 7 नवंबर है और आज का द हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके अपने बादल सरकार सर लेके हाजिर है। और ये जो एडिटोरियल है, बात की गई है रेन इन द डार्कनेस ऑन अ सेकेंड टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि इस बार यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, सेकेंड टाइम बने हैं। और ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट है पिछले लगभग 132 साल के अंदर जिन्होंने नन कॉन्जिक्यूटिव ईयर में प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट अचीव किया है। क्लियर हो गया। इससे पहले एक और प्रेसिडेंट रहे हैं, कंजिक्यूटिव ईयर में बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन नन कॉन्जिक्यूटिव ईयर में डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है। तो इस एडिटोरियल से क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट ही होता है रेन इन द डार्कनेस। तो ये रेन का मतलब क्या होता है? बेसिकली रेन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखिएगा, ये अपने आप में नाउन होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना तो समझ गए कि ये क्या होता है, नाउन होता है। अब इसका डेफिनेशन देखो, रेन का मतलब जानते हो, लगाम, घोड़े का जो लगाम होता है, बस उसी की बात करी जा रही है। अ लॉन्ग थीन पीस ऑफ मटेरियल स्पेशली लेदर दैट हेल्प्स यू टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट अ हॉर्स। आपको समझ में आ गया जिस लगाम की बात मैंने करी, जनरली वो चमड़े का होता है। अच्छा, रेन को जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं रेन्स की तरह, तो इसका मतलब होता है एक ऐसे जगह की बात की जा रही है जहां पर लीडरशिप और कमांड की बात की जाए। अच्छा, लगाम को हम पकड़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हम उसके ऊपर कमांड करते हैं। मैं उसके लिए लीडर की तरह काम करता हूं, मैं जैसा कमांड दूंगा वो ऐसा काम करेगा। तो रेन का ये प्यारा सा डेफिनेशन समझ में आ गया। अब आते हैं इसके सिमिलर वर्ड पे। सिमिलर वर्ड में सबसे प्यारा वर्ड है हेम, चेयर, प्रेसिडेंसी, हेडशिप, फोरफ्रंट, डोमिनियन और सॉवर्निटी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेम पूछा जाता है, डोमिनियन पूछा जाता है, सॉवर्निटी पूछा जाता है और फोरफ्रंट पूछा जाता है। बाकी सारे कॉमन है, इनको याद रखना है। एक एग्जामिनेशन में, बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में चेयर वर्ड भी पूछा गया था, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग लेके आते हैं। अब हम इसके ऑपोजिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा इसका कोई ऑपोजिट नहीं होता है, नहीं पूछा जाता है इन जनरल, इसलिए मैंने यहां पे कोई ऑपोजिट नहीं दिया है। अब इस रेन वर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बिलीव इट शुड गिव फ्री रेन टू द प्राइवेट सेक्टर इन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, गवर्नमेंट किस चीज को कंटिन्यू कर रखी थी? वह इस चीज को मानना कंटिन्यू रखी थी कि क्या किया जाना चाहिए था भाई, इट शुड गिव, ये दिया जाना चाहिए फ्री रेन, मतलब कि वो जो लगाम है किस चीज का, एक उसको फ्री कर देना चाहिए टू द प्राइवेट सेक्टर इन ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से जो ज्यादा लगाम लगा के रखा गया है उसे क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए, ताकि वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सके। तो लिटरली बात यहां पे रेन वर्ड की थी। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक्चुअली छठ कटाई में तो घाट पे जाना आना पड़ जाता है, फैमिली में छठ हो रहा है तो अपन को तो खांसी हो गई है भाई, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठंडी की वजह से गंगा नदी में नहाना है। बट यहां पे हमारा अगला वर्ड है रेकॉन। रेकॉन की बात करें तो रेकन जिसे हम कहते हैं, बेसिकली इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। और रेकन का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ सोचते हैं या आपका कोई ओपिनियन होता है किसी चीज को लेके, आपकी जो राय होती है, आपके जो विचार होते हैं, वो रेकन होता है। इसके सिमिलर वर्ड को देखते हैं। थिंक, बिलीव, गेस, इमेजिन, कंसीव, एज्यूम, परज्यूम, इन्फर। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा कंज्यूम और क्या पूछा जाता है, इन्फर, सॉरी कंसीव और एन्फर का यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा। परज्यूम भी पूछा जाता है, लेकिन मेरा काम क्या है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बता देना, और उसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशंस में हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसके ऑपोजिट की बात करें भाई, तो जिस चीज पे बिलीव ना हो तो वहां डाउट होगा, सस्पेक्ट होगा और डिस्क्रेडिट होगा। सिनोनिम्स पे ज्यादा फोकस रखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेम इज वेरी लेट नाउ, आई रेकन ही इजंट कमिंग। अच्छा, प्रेम बहुत देर, मतलब उसको बहुत देर हो गई है। अब मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे विश्वास नहीं है कि वो क्या होगा कि वो आ रहा है। मुझे अब विश्वास नहीं होगा भाई, रात के 11:30 बज गए, अब कहां से आ रहा है, मुझे पूरा पक्का विश्वास है वो अब नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये रेकन था।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने प्रिवेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा गया। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। इसका मतलब होता है जब आप कोई विक्ट्री अचीव करते हैं, जीतते हैं, कॉन्टेस्ट को जीतते हैं, जैसे इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में दो पार्टीज हैं या दो कैंडिडेट्स हैं या मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, मोर देन 2 कैंडिडेट्स, कोई एक तो इलेक्शन जीतेगा, तो जो जीतेगा उसके लिए हम उस एक्टिविटी के लिए प्रिवेल वर्ड का यूज करेंगे। या फिर इसका यूज हम करते हैं जब हम सर्वाइव करते हैं, जब हम जीने की कोशिश करते हैं, किसी भी सिचुएशन में जब सर्वाइवल की बात आती है तो भी प्रिवेल का यूज करते हैं। सिनोनिम्स की बात करते हैं, विन, ट्रायम्फ सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सक्सीड, कॉन्कर, किक बिट एक नया बड़ा प्यारा सा फ्रेज है। इंड्योर और परसिस्ट, ये याद रखिएगा, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायम्फ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है, इसलिए इसे मैं ट्रिपल टिक कर देता हूं। कॉन्कर भी हाई फ्रीक्वेंसी का है। ये न्यू फॉर्मेट का वर्ड है, ये न्यू वर्ड है या न्यू फ्रेज आप इसे कह सकते हो। इसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इंड्योर रेगुलर पूछा गया है और परसिस्ट तो आपको पता ही है, जो परसिस्टेंस बनता है, आप समझ रहे हैं ना, नाउन बनना, इंड्योरेंस क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। अब आ जाते आगे, सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन हो जाएगा। हमें ये देखना है कि इसके ऑपोजिट क्या है। लूज हो जाएगा भाई, जो विन नहीं कर पाओगे। कोलैप्स हो जाएगा, डिक्लाइन, फ्लाउंडर, स्लंप, वेन। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोलैप्स, डिक्लाइन, लूज तो आपको पता ही होता है। असली खेल कहां होगा, फ्लाउंडर, स्लंप और वेन। इसका भी मतलब है जब आप किसी कॉन्टेस्ट वगैरह में हार जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? एग्जाम्पल देखिए, आवर ओनली होप इज दैट जस्टिस विल प्रिवेल। हमारा केवल एक लौता होप ये है, आशा ये है कि जस्टिस ही जीतेगी, यानी कि न्याय की ही विजय होनी है। क्लियर हो गया भाई साहब? यहां पे V1 की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड एक फ्रेज या ईडियम कह लीजिए, एट स्टेक। एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत बार आपके क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, रीअरेंजमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब जगह पूछा गया। इवन यहां तक कि आपके एरर सेक्शन में एट स्टेक की जगह इन स्टेक दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी खतरे में होते हैं, रिस्क में होते हैं, या फिर कोई चीज आपका खो जाने का आपको डर है, तो वो जो फ्रेज यूज होगा वो एट स्टेक होगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? ऐसा समझो कि आप मार्केट गए, आपको सब्जी लेना, आप बाइक से गए और आपने बाइक लगाया, लेकिन आपको पता है कि मेरा लॉक ठीक नहीं है। अब आपको टेंशन ये है कि कहीं कोई मेरी बाइक को चोरी ना कर ले, तो वो जो सिचुएशन होता है वो एट स्टेक होता है। ठीक है मेरे भाई? सिनोनिम्स की बात करें तो एट इशू, इन डेंजर, इंडेंजर्ड, इन जेपर्डी। देखो यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं, जियोपार्डी, इसलिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है जेपर्डी। क्या बोलेंगे इसे? जेपर्डी, जेपर्डी। क्लियर हो गया भाई? इन पेरिल, एट रिस्क। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इन पेरिल और एट स्टेक में कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा ये पूरा फ्रेज बनता है, इन पेरिल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई? इंडेंजर्ड का भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका इन पेरिल पूछा जाता है और एट स्टेक पूछा जाता है। अब जो डेंजर में नहीं है, यानी कि जो सेफ है, जो परेशानी नहीं है, आप गए बाइक में, लॉक भी लगा दिए, नीचे चैन भी लगा दिया, आगे डिस्क लॉक भी। अब भाई साहब तुम ना गाड़ी उठा के ले जा सकते हो, चला के तो ले नहीं जा सकते हो। तो जब सेफ कर देते हैं तो वो इनॉक्युअस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। इनॉक्युअस पूछा जाता है जो सेफ होता है, इनऑफेंसिव जो ऑफेंसिव नहीं है, सेफ अपने आप में और हार्मलेस होता है। क्लियर हो गया? इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, thousands of lives will be at stake। यहां पे देखो लिखा गया will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon। हजारों हजार जिंदगियां जो है वो क्या है, रिस्क में है, डेंजर में है, मतलब खतरे में है, यदि इमरजेंसी एड, जो एड चाहिए, जो हमें इमरजेंसी एड अभी चाहिए, अगर वह सही समय पे या फिर जल्दी शहर नहीं पहुंचता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे। अगला देखो लिखा हुआ है लैश आउट। बहुत प्यारा सा फ्रेजल वर्ब है, एग्जामिनेशन से लेके आपके डेली लाइफ में भी बहुत पूछा जाता है। लैश आउट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं, फिजिकली अटैक कर देते हैं, या फिर किसी का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज आप करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? लैश आउट का। जैसे देखो लिखा है टू सडनली अटैक समवन और समथिंग फिजिकली और क्रिटिसाइज हिम और हर और इट इन एन एंग्री वे।
यानी कि गुस्से में जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस केस में हम लैश आउट का यूज करें। बड़ा प्यारा सा वर्ड है फ्रेजल वर्ब, इसके सिनोनिम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और साथ में मैं यहां दिखा रहा हूं कि ऑपोजिट जो है एंटोनिम्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स क्रिटिसाइज, चाइड बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, चेस्टाइज भी, स्लैंडर भी, रिब्यूक भी, रेप्रीमांड का यूज किया जाता है, डिस्पैरेज पूछा जाता है, स्कॉल्ड, सैवेज, हेरेंग का यूज करते हैं, प्रोफेन और विटुपरेट। ये सारे डबल टिक वाले, अगर क्रिटिसाइज छोड़ दो, क्रिटिसाइज तो मीनिंग में है ही, तो सारे वर्ड्स के रिपीटेशन आपके एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछे गए। और आपके डे टू डे लाइफ आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, फ्रीक्वेंटली ये सारे वर्ड आपको वहां पे दिख जाएंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब आते हैं इसके ऑपोजिट पे। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, उसकी आलोचना नहीं करते हैं, तो हम वहां पे कमेंट करते हैं, उसे कहते हैं ना बड़ा कमेंडेबल एक्ट है, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। प्रेज यहां पे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, हेल की बात, लॉर्ड और एक्लेम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है हेल और एक्लेम की बात करते हैं। अच्छा, कमेंट का भी यूज किया जाता है मेरे भाई। अब देखो इस वर्ड को, इस पूरे के पूरे फ्रेजल वर्ब को एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज ओनली टीजिंग हिम एंड सडनली ही लैश्ड आउट एट मी एंड हिट मी इन द फेस। भैया मैं तो सिर्फ उसे थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था। भाई और क्या बता, क्या हाल चाल है, नई शादी हुई, कैसा कट रहा है दिन रात। मैं तो उसे परेशान कर रहा था, सिंपल सा टीज कर रहा था भाई। अचानक से उसने लैश आउट किया एंड हिट मी इन माई फेस, और उसने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे को 2 मुक्के दे दिए, और मेरी ये आंख के चारों तरफ वो डार्क स्पॉट मूवीज में कैसे बनते वैसे, और मुझे दिन में तारे दिखने लगे। तो ऐसे कंडीशन में लेस आउट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई। एट मी को मैंने ब्रैकेट में इसलिए दिया कि जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे आपने सब्जेक्ट दिया कि मैं ही उसे टीज कर रहा था, इसलिए वह अचानक जो हमला किया तो मेरे ऊपर ही करेगा। और यहां भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है हिट मी इन द फेस, तो जरूरत नहीं है देने की, आप दे भी सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई साहब। एट का यूज क्या करते हैं, तो मैंने बताया था एट का यूज जो है कि डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की, जैसे मैंने कहा लुक एट द बोर्ड, मैंने ये डायरेक्शन किया लुक एट द बोर्ड, तो उस केस में एट का यूज किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बड़ा प्यारा सा प्रपोजिशन। अच्छा, एट का यूज आपको पता है कि प्लेस के लिए भी करते हैं। ये सारी चीजें बहुत, एट का यूज हम स्पीड को दिखाने के लिए भी करते हैं मेरे भाई साहब, बहुत सारी चीजें हैं। एट का यूज हम प्राइस को दिखाने के लिए भी करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये सारे प्रेपोजिशन के सेगमेंट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। क्लियर है मेरे भाई। आज जो आगे हमारे सामने है रेनेसेंस। रेनेसेंस का प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो बहुत जगह आपको दिखेगा रिनाइसेंस भी लिखा रहता है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल मेरे भाई नाउन है। क्लियर हो गया। इसका मीनिंग होता है एक ऐसा ग्रोथ जो पहले नहीं देखा गया हो किसी भी एक्टिविटी में, या फिर आपके इंटरेस्ट में अचानक से ग्रोथ आ गया। भाई ये तो इसका पहले इंटरेस्ट नहीं था, ये भाई गिटार कब से सीखने लगा, तो म्यूजिक से नफरत है, और अचानक से वो इंटरेस्ट क्या हो चुका है, हाइक हो गया, बढ़ गया है। तो उस ग्रोथ को दिखाने के लिए रेनेसेंस का यूज करते हैं मेरे भाई। अब चाहे यहां पे आर्ट की बात हो, लिटरेचर की बात हो, म्यूजिक की बात हो, या फिर इलेक्शन या इलेक्टोरल कैंपेन की बात हो, उन सब केस में ये ग्रोथ को दिखाता है। और ग्रोथ छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा वाला ग्रोथ। तो इसके लिए सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा, पेनेकल, जेनिथ, पीक, एपेक्स, क्लाइमेक्स, ब्लूम, रिवाइवल, सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पेनेकल और जेनिथ का यूज किया जाता है। अच्छा, पेनेकल पब्लिकेशन भी है जिसका हम लोग क्वेश्चन बैंक यूज करते हैं बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ऑपोजिट की बात करते हैं, जो पिक पे नहीं है तो उसका क्या है भैया, डार्केस्ट चल रहा है, वो स्लंप है, अबेसमेंट है, डिसेंट है, डिक्लाइन। एग्जामिनेशन में अबेसमेंट, डिसेंट और स्लंप का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा, जो क्या है, जो ग्रोथ को नहीं, जो डिक्लाइन को दिखा रहा है। क्लियर हो गया मेरे भाई। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक हैज अंडरगॉन अ रेनेसेंस इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। अच्छा, जो हमारे पारंपरिक, जो पुराने ट्रेडिशनल म्यूजिक हैं, वो क्या हो गए भाई, पिछले कुछ दशक की, लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा रेनेसेंस हो गए, यानी उनमें ग्रोथ दिख रहा है। उस पर बहुत सारे क्या बोल रहे हैं कि नए नए सॉन्ग्स बन रहे हैं, उस पर रिमिक्सेस बन रहे हैं, नए मूवीज में उसको दिया जा रहा है। तो ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है, यानी कि लिटरली ये ग्रोथ की बात करेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है बेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बेस्टो की, तो ये वर्ब होता है मेरे भाई। इसका मतलब होता है जब हम किसी को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं,
ठीक है भाई। तो उस केस में उसको प्रदान करने के लिए जो वर्ड आएगा वो बेस्टो होगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये याद रखना, यूं ही नहीं, रिस्पेक्टफुली अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो वहां पे बेस्टो का यूज करेंगे। गिव समथिंग एज ऑनर और प्रेजेंट। सिनोनिम्स देखो, डोनेट, कॉन्ट्रीब्यूट, वॉलंटियर, वॉलंटियर, कॉन्फर, इंडो, इम्पार्ट, इंड्यू, टेंडर, लैविश। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में कॉन्फर, अच्छा इंडो में कभी कभी ई भी रहता है और आई भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग ई का प्रीफर करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आई का यूज करते हैं। इम्पार्ट भी मतलब क्या होता है, मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूं, मतलब क्या, रिस्पेक्टफुली दे रहा हूं, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यू की बात करें तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई। टेंडर की बात करें और लैविश की बात करें, क्लियर हो गया। ये इंडो तो ठीक है, यहां पे इंड्यू जो है इस बात को ध्यान रखना, आई का भी यूज, लेकिन हमें सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो करना है। तो ये सारे जो मैंने टिक करे हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इसके ऑपोजिट की, भाई मुझे देना नहीं, मुझे अपने पास रखे रहना है। तो अपने पास बनाए रखने के लिए हम रिटेन का यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे, विथ होल्ड का, सेव और प्रिजर्व, सारे कॉमन से वर्ड है जो आप सब जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा कॉमन इसलिए है ना क्योंकि एग्जामिनेशन में मेरे भाई सबसे ज्यादा इसका सिनोनिम्स पूछेगा, और अगर ऑपोजिट पूछ दिया तो एक रिटेन को याद रखना, एक विथ होल्ड को याद रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। लिखा क्या है एग्जाम्पल में, मेल एंड फीमेल फैंस रश्ड टू शेक हिज हैंड्स एंड बेस्टो कॉन्ग्रेचुलेटरी किसेस। अच्छा जो भी मतलब एक कोई एक्टर हो या फिर जिसके फैन फॉलोवर्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल फैंस हो, वो क्या हुए, रश्ड हुए, मतलब बहुत तेजी से वहां बढ़े हैंडशेक करने के लिए, टू शेक हिज हैंड्स, ऐसे ऐसे, हाय यार, अपने सेलिब्रिटीज को हम ऐसे करते हैं या फिर जिन्हें हम प्यार करते हैं। और एंड बेस्टो कॉन्ग्रेचुलेटरी किसेस, और क्या करने के लिए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेटरी किसेस देने के लिए, रिस्पेक्टफुली, इस तरीके से। समझ रहे हो मेरे भाई। तो यहां पे बेस्टो का मीनिंग ध्यान रखना। क्लियर हो गया। सामने अगला वर्ड है प्यूनिटिव, और प्यूनिटिव अपने आप में एडजेक्टिव है भाई साहब। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये क्वालिटी बताने का काम करेगा, बड़ा प्यारा सा पीछे से मिलता जुलता वर्ड है। प्यूनिटिव अपने आप में एडजेक्टिव होता है। इसके मीनिंग को समझते हैं। इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट, मतलब वो इरादा है, क्या है, किस चीज का, पनिशमेंट का ही इरादा, कुछ गलत किया है। वेरी हार्श एंड दैट पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू पे, बहुत मुश्किल और बहुत कठिनाई से जब आप किसी चीज को पे कर पाते हैं तो उस केस में प्यूनिटिव का यूज करते हैं मेरे भाई। सिनोनिम्स देखो, पेनल का यूज करेंगे, करेक्टिव, डिसिप्लिनरी, रिट्रीब्यूटिव, रिवेंजफुल, वेंजफुल और कैस्टिगेटिंग। कैस्टिगेट हमने पढ़ा था अभी। तो रेट्रीब्यूटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डिसिप्लिनरी, कैस्टिगेटिंग, वेंजफुल और रिवेंजफुल, ये याद रखना। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिपीटेड है, इसलिए मैंने इन सारे, अब अगर इसका सारा सिनोनिम साइड मीनिंग्स लिखोगे तो कम से कम 30-40 हो जाएंगे। उतनी की जरूरत नहीं है, हमें फोकस करना है सिलेबस, और सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन इवन हमारे फॉर्मल इंग्लिश में, डे टू डे लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे यूज करते हैं। हालांकि स्पोकन इंग्लिश को हटा देते हैं तो फॉर्मल इंग्लिश में हम कैसे यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। बात समझ रहे हो ना। आजो इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, एंड द ऑपोजिट इज हियर विंडिकेटिंग, मतलब उसे मैंने क्या कर दिया, विंडिकेट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। एक्यूटिंग हो जाएगा, कंडोनिंग हो जाएगा, एक्सोनरेटिंग हो जाएगा। ये सारे वर्ड आप पहले से भी जानते हैं। और सिनोनिम्स की बात कर ली है, एंटोनिम्स की, तो एक एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्यूनिटिव स्टेप्स अगेंस्ट ऑफेंडर्स। गवर्नमेंट मतलब क्या, उससे एक्सपेक्ट की जा रही है कि अब सरकार क्या करेगी, तो भैया एक लेगी, प्यूनिटिव स्टेप्स लेगी, मतलब वैसा स्टेप लेगी, वैसे कदम उठाएगी जिसमें पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी ऑफेंडर्स हैं, जो भी चीजों के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट, या फिर देश के इंटीग्रिटी, कंट्री के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाएंगे। क्लियर हो गया भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वोकैबुलरी थे आज के एडिटोरियल सेक्शन का। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक बने तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, या कोई भी एग्जामिनेशन जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है ना, वहां पे वोकैब के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी जैसे आपको अच्छे कॉलेजेस से आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, CUET। बात समझ में आ रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करी जा रही है। तो बिना इसे दिए ना तो आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं, ना DU में एडमिशन ले सकते हैं, ना AMU में एडमिशन ले सकते हैं।
किसी भी इंडिया के टॉप 56 यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वहां भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, तो वहां भी ये सारे वोकैबुलरी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना है, विश्वास के साथ मेहनत, और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखिएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो स्मार्ट वर्क कहते हैं ना आजकल लोग, भाई जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क का जो पिक पॉइंट होता है मेरे भाई, वही स्मार्ट वर्क कहा जाता है। जब हार्ड वर्क को आप अपने मैक्सिमम लेवल पे, जेनिथ पे पहुंचा देते हो, तो वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।